हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। बच्चों, एग्जाम अब आपके सामने है और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी आपका वेट कर रहे हैं, जरूर पूछे जाएंगे। देखिए, साफ साफ बता दिया गया है कि इतने रेशियो में आपसे स्टैटिक भी है, करंट भी है, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक्स भी आपको सारे बता दिया हूँ कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियो का, आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंटरनेशनल नेशनल करंट इवेंट्स भी, तो वहाँ पे भी आपको देखिए उस टॉपिक से रिलेटेड भी कई सारे वीडियोस बैक टू बैक आने वाले हैं। स्टैटिक जीके में आपका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्वेश्चंस आएगा, संविधान कब बना, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स कब आए, ठीक है, पहला जो सुप्रीम कोर्ट आपका पहली बार इस्टेब्लिश किया गया तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारा देखते हुए यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे लिमिटेड टाइम में, पूरा अबाउट द ब्रीफ information about your constitution, important articles, schedules of the constitution, parts of the constitution, at the commencement of the constitution के समय कितने schedule parts और आपके वो थे, क्या कहते हैं, आर्टिकल्स थे, वो पूछ लिया जाता है। करंट में कितने हैं ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टैब्लिश हुई, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये सब क्वेश्चन सिंपल आपसे ही पूछे जाएंगे, आपसे तो डीप में जाएगा नहीं। खैर, आप लोग ने बदनाम किया है हमें कि सर आप बताते भी है, कुछ पढ़ाते भी थे, यूपीएससी लेवल की फीलिंग आने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताया था, ठीक है। तो कम से कम टॉपिक्स बताया है तो उतना तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, उसका ब्रीफ आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अब मैं उसके अंदर आपको एकदम डीप में जाता तब मैं गुनाहगार था कि हाँ सर, आपने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा दिया, अब मुझे यूपीएससी पहले देना चाहिए। ये सब तो देते रहेंगे जीवन में, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको टॉप पॉइंट्स, मैंने टॉपिक्स को आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उतना तो करना ही पड़ेगा। अब सिर्फ हाँ, अब क्या है, आपके एग्जाम में देखा जाए तो आप सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें लिख दिया उन्होंने कि ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। बस इतना कह के हम भी बगल हो जाते थे, वाह सर वाह। लेकिन अब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स, अब ये तो बस इतना कह के बगल हो गए आपके आपके जो सिलेबस बनाने वाले हैं। लेकिन इसमें तो आपसे पूछे जाएंगे ना, आर्टिकल्स पूछा जाएगा, पार्ट्स पूछा जाएगा, शेड्यूल्स पूछा जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। तो वही तो मैं आपको बताया हूँ। तो आपने बोला कि सर आपने तो यूपीएससी वाली फीलिंग दिला दी। ऐसा कुछ नहीं, यूपीएससी कभी पढ़ के देखना तो और मजा आएगा और इंटरेस्ट आएगा। खैर, यहाँ पे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरत है उतना, मैं तो देखो हर एक एग्जाम में आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाता रहता हूँ, तो जितना जिसको ज़रूरत है उतना ही देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उतना ही दिया जाएगा जितना आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होगी। इतना तो पूछेगा ही ना कि पहला सुप्रीम कोर्ट जब आपका एस्टेब्लिश हुआ तो किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हुआ। यूपीएससी का पढ़ोगे तो कब रेगुलेटिंग एक्ट बनने से पहले क्या क्या प्रोसीजर हुआ, तब शुरुआत होगी इसके रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है। तो आपका तो एकदम काम की बात यहाँ पे हो रही है। तो बात भी यहीं से शुरू होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप करेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से शुरुआत हुई। तो ऐसा नहीं कि जो संविधान बन के हमें 1950 में थमा दिया गया वही बस फाइनल रहा। उसके पीछे देखा होगा तो सैकड़ों साल से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनली स्टैब्लिश हो जाती है, एक ट्रेडिंग बॉडी से एक रेगुलेटिंग बॉडी जब बन जाती है, ठीक है, तो उसके पास अथॉरिटी आ जाती है। अब उसको रूल करना है, प्रशासन करना है। पहले तो व्यापार ही सिर्फ करना था, ट्रेड ही करना रहता था। तो यहाँ पे अब क्या आने वाला है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से नंबर ऑफ एक्ट्स आएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उन्हें रूल करना है, ठीक है। कैसे कंपनी, यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी ना अपने यहाँ, तो उसको रेगुलेट कैसे करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां पे रहते हुए, तो वो लोग यहाँ पे अब इसी के अकॉर्डिंग कई सारी चीजें भेजेंगे। तो नंबर ऑफ एक्ट्स आते हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस। देखा जाए तो 1947 से पहले नंबर ऑफ एक्ट्स आते हैं, चार्टर एक्ट आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग वो सारी बातें लिखी रहती हैं कि अब ये सुधार करना है, इतने लोगों को ऐड करना है, इतना आपको ये डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, कैसे बेहतर तरीके से शासन को चला सके, ठीक है। तो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वो है 1773। जब आप देखिए शुरुआत कहां से हो जाती है, 1757 देखा जाए तो एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। 1757 क्या है इंपॉर्टेंट रोल, बैटल ऑफ प्लासी। तो जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है तो यहाँ पे बंगाल को जीत लेते हैं। बंगाल जो देखा जाए तो इंपॉर्टेंट आपकी प्रेसिडेंसी बन जाती है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेल्दिएस्ट, सबसे ज्यादा धनी यहीं से सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट वगैरह करके, रेंट वगैरह करके मिलता था, ठीक है। काफी यहाँ पे आज के समय का आप देखोगे, बांग्लादेश हो गया, आपका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, सब बंगाल में ही आते थे सब, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एक तरीके से देखा जाए सबसे ज्यादा धनी या वेल्दियस्ट स्टेट हुआ करता था। तो यहाँ पे बंगाल को जब जीत लिया बैटल ऑफ प्लासी में, तो ब्रिटिश वालों को अब लगा कि अब यहाँ पे हम शासन कर सकते हैं।
फिर आगे समय आया 1757 के बाद 1764, ये उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क टाइम है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो यहां तो इन्होंने बंगाल तक जीता था, अब अवध रीजन भी पूरा जीत लिया, ठीक है। उसके साथ साथ यहां इस बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम भी शामिल थे, मतलब एम्परर ऑफ इंडिया, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब। तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी भारत भी हमारे हाथ में आ चुका है। बाकी इधर तो छोटे छोटे आपके स्टेट्स वगैरह थे, तो कभी भी आप बड़ा जीत लिए तो छोटा क्या है, ठीक है। तो जब ये स्थिति हो गई, तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लग गया कि ये लोग कंपनी वहां पे पूरी स्टैब्लिश हो गई है, तो अब यहाँ पे एक्ट्स वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस भेजे जाएंगे कि कैसे हमें क्या करना है, पूरी तरीके से रेगुलेशन को जारी करते हुए हमें यहाँ पे स्टैब्लिश होना है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट, देखा जाए, ठीक है, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 का। दिस वाज द फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इसके बाद कई सारे आते रहते, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। तो अब होता क्या है, इस एक्ट में क्या लिख के आता है? इसमें लिख के आता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, 3 प्रेसिडेंसीज थी आपकी, ठीक है। एक यहाँ पे आपका हो गया क्या कहते हैं, महाराष्ट्र जो आज है, तो ये पहले क्या होता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाती थी। फिर इधर आपका ये मद्रास प्रेसिडेंसी, फिर ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसीज थी। तो यहाँ पे कहा गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर होगा, अलग अलग गवर्नर हुआ करते तीनों के, तो कहा गया जो बंगाल का गवर्नर होगा ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा, और बाकी के दोनों जो गवर्नर्स होंगे उनको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, सबऑर्डिनेट के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो ये नियम ला दिया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल अब क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और किसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल। देखिए जब यहां पे इंडिया आया था तो क्लर्क बन के आया था, लेकिन अपने काम पे, अपनी काबिलियत पर क्या बन गया, स्किल इतना ज्यादा था कि गवर्नर जनरल बन गया। तो आप भी खूब जीवन में आगे बढ़िए, स्किल जितना ज्यादा स्किल डेवलप करेंगे, जितनी ज्यादा आपके अंदर काबिलियत होगी, तो आप भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, देखिए कोई कंपनी है आप ज्वाइन करते हैं तो सिंपल आप एक एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन आपकी काबिलियत बेहतर रहती है तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भी था, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 के तहत कहा गया कि एक आप क्या करोगे, एपेक्स कोड है, आप एक जुडिशरी स्टैब्लिश करोगे, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करोगे। और कहां पे हुआ ये, कलकत्ता में हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्या क्या हुआ 73 में। फिर आगे यहाँ पे देखिएगा 1784 में अब कंपनी के धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो काम बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर सेपरेट करने की बात आती है, भाई जिम्मेदारियों को अलग करो और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट्स भी अलग कर दो, क्योंकि सब एक साथ करोगे तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दो एक तरीके से बॉडीज स्टैब्लिश की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो अलग अलग यहाँ पे अफेयर्स को डील करेंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होगा, यहाँ पे कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे, और मिलिट्री, रेगुलेट मिलिट्री एंड सिविल गवर्नमेंट को कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो दो बॉडीज बन गई यहाँ पे, आगे चल के आप देखोगे एबॉलिश कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बनी, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, 1784, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत धीरे धीरे प्यार से भी यहाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की, बस हम लोग एक तरीके से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे तो जितना तेज़ रहेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, नो डाउट बहुत बड़ा रोल तो नहीं रहेगा आपके, देखा जाए तो एग्रीगेट मार्क्स में, लेकिन ये आपको आगे ले जाएगा आपका जीके एंड करंट अफेयर। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, देखो कितने कम समय में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जेट में, तो 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। तो अभी सी बात है, प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि आप जितना पढ़ो तुरंत मार दो, ठीक है। वो सोचने का वक्त भी आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। क्या क्या हुआ आगे देखिए, चार्टर एक्ट 1833 आया, तो उसमें क्या कहा गया, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखा जाए तो और भी एक्सपेंशन हो ही रहा था, कंसोलिडेशन पूरी तरीके से हो ही रहा था। तो अब पूरी तरीके से देखा जाए तो हम लोग स्टैब्लिश हो चुके थे, हम लोग मतलब ब्रिटिश वाले, ठीक है, ब्रिटिश वाले भी स्टैब्लिश हो चुके थे। तो अब ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब तक चला आ रहा था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से अब क्या हो गया, एक सेंट्रलाइजिंग एफर्ट्स पहली बार यहां पे अपनाया गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने, 1833 में। हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अभी क्वेश्चन आपका बना था, हुआ वारेन हेस्टिंग।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन जाएगा ना, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद हो गया तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, ये एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। फिर उसके बाद ही वॉज गिवन लेजिस्लेटिव पावर्स, अब उनको पावर्स वगैरह भी दिया जाने लगा, ठीक है, तो आपके जो बंगाल और मद्रास के गवर्नर्स थे उनको भी शामिल किया जाने लगा। तो ये सब आपके धीरे धीरे यहाँ पे देखो कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दिया गया है, यहाँ पे बंद कर दी गई, ठीक है। तो चेंजेस आपके हर एक्ट में क्या क्या चीजें हो रही हैं ये आपको पता चलता जा रहा है, बस काम की चीजें हमें क्या क्या होता रहा, जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज वर मेड एक्सेसिबल टू इंडियंस, भारतीयों के लिए भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होने लगा, ठीक है। पहले देखो वहां पे देने जाना पड़ता था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद देखोगे कि एजेस वगैरह भी, आज देखो 32 ईयर्स एज हो गई, 6 अटेम्प्ट्स हो गए, पहले इतना नहीं था, 21 साल तक दे सकते थे पेपर, ठीक है। इंडियंस के लिए और कठिन पेपर बनाया जाता था कि पास ही ना करो इनको, इतना कठिन पेपर बना दो। उसके बाद भी हमारे यहाँ के इतने खतरनाक खतरनाक लोग हुआ करते थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, टॉप 10 में थे, 4th रैंक आई थी, मजाक बात है, वो तो सोच रहे थे 100-200 रैंक आई होगी, देख रहे थे अपनी लिस्ट दूसरे बोर्ड में, पता चला कि टॉपर्स की लिस्ट अलग लगी, लाओ वहीं देख ली, तो वहां पे देखिए उनकी रैंक 4 थी वहां पे। ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हमारे यहाँ हुए, दो कितना कठिन प्रश्न बनाओगे, ठीक है। हमसे बढ़ के है क्या कोई, हमसे बढ़ के मतलब हमारा जो पढ़ाई का लेवल है तो ही आपके साथ भी होना चाहिए कि ऐसी पढ़ाई ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, पढ़ाओ क्या क्वेश्चन बनाना है, वही कॉन्फिडेंस लेके तो सुभाष चंद्र बोस भी गए होंगे कि देखते हैं तुम कितना कठिन पेपर बनाओगे, इस दुनिया में धरती से कम थोड़ी ना है, ठीक है, छान के निकाल लेंगे हर एक फैक्ट्स कहाँ पे क्या है, सारे क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कितने मेंबर्स वगैरह इंक्लूड किए गए, ये चर्चा में हमेशा रहता, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, तो ये से हमें ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जी हाँ 1857 का रिवोल्ट आपने पढ़ा होगा, पहला स्वतंत्रता संग्राम, मंगल पांडे के बारे में जानते ही होंगे। तो ही जब यहाँ पे ब्रिटिश की पॉलिसीज वगैरह से हम लोग फेस करते करते जब अति हो गया, होता नहीं हर एक चीज का एक सहने की क्षमता होती है इंसान में भी, सबके अंदर, ठीक है। तो जब हमने देखा जाए तो जितने पीजेंट्स थे, किसान थे, छोटे किसान, बड़े किसान, जमींदार, सब परेशान थे, आम जनता सब परेशान थी, ज्यादा से ज्यादा ये लोग अपना रेवेन्यू कलेक्शन जितना हुआ करता था लिया करते थे, हमारे प्रोड्यूस का लाखों लाखों किसान देखो मर जाया करते थे, चाहे सूखा हो चाहे अकाल आए, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, माफी नहीं करते थे। तो एकदम जब अति हो गया तो फिर फाइनली एक समय ऐसा आ जाता है कि सब लोग सड़कों पे आ जाते हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो सिंहासन पूरी तरीके से हिल जाता है, उनको लगा कि हम गए, हमारा बोरिया बिस्तर उठ गया, लेकिन वही है कुछ हमारे यहाँ के लोग, अपने यहाँ के लोग ही, वही ना घर के लोग ही, घर के लोग भेदी डाहे क्या कहा जाता है, देखिए, ठीक है। सब लोग अगर साथ में उस समय खड़े हो गए होते तो 1857 में ही अपना स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते लगते, 1947 का दिन ही ना देखना पड़ता। लेकिन वही है, सब लोग सड़कों पे भी नहीं आए, सड़कों पे वही आए जो परेशान किए गए, जो सताए गए, वही सड़कों पे आए, ठीक है। अगर पूरा देश, कहा नहीं जाता कि अगर पूरा देश उस समय आ गया होता सड़कों पर या खिलाफ हो गया होता सरकार के, तो 1857 में ही हम लोग आजाद हो जाते। लेकिन वही जो परेशान हुए वही आए, जैसे किसान हो गए, जमींदार हो गए, जो ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए थे, ठीक है। उसमें भी पूरा देश तो खड़ा नहीं हुआ, जो खड़े हुए वो भी पूरा साथ नहीं दिए, ठीक है। देश के साथ गद्दारी, अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी, कई सारे ऐसे बड़े बड़े जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया कि आप क्रश करो, पूरे आंदोलन को खत्म करो, हम आपके साथ हैं। सोचिए अगर यही लोग हमारे साथ हो गए होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। बाद में उनको अवार्ड दिया गया, भाई साहब, स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया, ठीक है। आपने हमारा सहयोग किया, साफ साफ जो गवर्नर जनरल थे आपके, उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर सिंधिया परिवार, होलकर परिवार हमारा साथ न दिया होता तो 1857 में ही हमारा बोरिया बिस्तर बन गया होता जाने का। सोचिए आज ये लोग कहें कि हमसे बड़ा देशभक्त, हमने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। साफ साफ अभी पूछा भी गया था सिंधिया परिवार से, जो उनके आज के समय के लीडर्स हैं, कि सुना है कि आप लोग को आपके पूर्वज लोग साथ नहीं दिए, तो बात को काट कूट के उन्होंने लिपा पोती करके आगे बढ़ गए कि साफ साफ जवाब नहीं दिए। क्या जवाब देंगे, खैर ठीक है, इनकी क्या गलती, उनका पूर्वज किए, लेकिन हुआ गलत। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ना यहाँ पे कुछ होने वाला है, इतना बड़ा कांड हो गया, संभाल लिए किसी तरीके से, लेकिन अब ऐसी नौबत ना आए, इसलिए सारी पावर हम क्या कर लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था ना, वो खत्म हो गया। रूल मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे पूरा अपना
प्रोसीजर पूरा अपने अकॉर्डिंग रूल कर रही थी। अब किसके हाथ में पावर सारी चली गई? ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, यानी महारानी अपने हाथ में सारा पावर ले लेती हैं और कहती हैं जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, अब वो क्या कहलाएगा? वायसराय ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहां पे बात कर दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब हो जाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। और एक पद दे दिया गया जो रिप्रेजेंटेटिव होगा टू द हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, वो क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो दो यहां पे देखा जाए तो क्रिएट किए गए दो ऑफिसेस क्रिएट की गई, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपका वायसराय और उसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, और याद कीजिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो स्टैब्लिश हुआ था दो बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, वो सब पावर इधर ये लोग संभालेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 1858 के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला गया किस एक्ट के अकॉर्डिंग, ये ध्यान में रखिएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भूल रहे हैं हम लोग, जो बनता ही है एग्जाम में, वायसराय की बात हो रही थी अभी ना, गवर्नर जनरल को खत्म करने की बात हो रही थी ना। जी हाँ, तो गवर्नर जनरल को खत्म किया गया तो लास्ट गवर्नर जनरल होगा, तो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, भूलिएगा मत बच्चों। ठीक है, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। हु वाज द फर्स्ट वायसराय? तो लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो पहला गवर्नर जनरल, अरे पहला आपका वायसराय कौन हो जाएगा? यही। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, तो उन्हीं को ही खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल के पद से, तो कहा गया भैया अब आपसे तैयार हो गए, वायसराय के रूप में रहो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वायसराय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो क्वेश्चन बन गया। अब आगे क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट से हमारे पास सब ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अब लगने लगा ना ब्रिटिश वालों को कि हम लोगों को अगर अब यहाँ पे रहना है तो यहाँ के लोगों को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। ठीक है, एक्ट्स वगैरह में भी इनको कहा गया कि भैया वहाँ के जो इंडियन मेंबर्स हैं, लोकल मेंबर्स हैं, उन लोग को भी मौका दो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, गवर्नर जनरल वाइसराय की काउंसिल्स में। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह जो बनाओगे वहां पर भी मौका दो, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ के लोग हैं तो यहीं के लोगों के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे शुरू हो जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यहां पर भी वही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब कि ब्रिटिश के अलावा भी लोग यहाँ पे बढ़ाए जाने लगे, बजट वगैरह पे क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाने लगा। ठीक है, खैर ज्यादा डीप हो जाएगा, ये आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं इतना आपको जानना जरूरी है। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट आ चुका है आपके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके लिए? पार्लियामेंटो रिफॉर्म, विच एक्ट इज नोन एज पार्लियामेंटो रिफॉर्म? तो आप कहोगे काउंसिल एक्ट 1909, तो ऑप्शन में यही आएगा ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, 1935, किसको पार्लियामेंटरी रिफॉर्म कहोगे? तो ये 1909। तो अब जो कोई रिफॉर्म वगैरह आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना, एक तो वायसराय और दूसरे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो मॉर्ले आपके कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो कौन है? वायसराय। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से रिफॉर्म वगैरह जो आते थे ना, इन्हीं के नाम से हुआ करते थे, तो उन्हीं को उनके शब्द में, एक्ट के शब्द में कहा गया है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन गया। फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का भी एक क्वेश्चन आपके अदर्स एग्जाम में आता है। ठीक है, पीसीएस वगैरह में वन वर्ड में पूछ लेते हैं कि पहले कौन ऐसे इंडियंस थे जो इंक्लूड किए गए इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, काफी जाने माने व्यक्तित्व में से एक। कोई क्वेश्चन आए या ना आए, इस एक्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत कब हुई, किस एक्ट में हुआ? इन द एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि जो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी वहां का रिप्रेजेंटेटिव जो होगा मुस्लिम होगा, वोट देने वाले भी उसी के अपने बिरादर के होंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे कहा गया कि भाई हिंदू मुस्लिम को बांटने की व्यवस्था में, सेपरेट कर रहे हो तो अलग करने की, डिवाइड एंड रूल इनके रग रग में था ही ब्रिटिश वालों की, जब बांटोगे नहीं तो राज नहीं करोगे। आज भी देखो वही चलता आ रहा है, सदियों से वही चलता आ रहा है, आज से नहीं। ठीक है, कि जब तक बटेंगे नहीं तब तक वोट मिलेगा नहीं, या तब तक राज करेंगे नहीं। तो मुस्लिम्स को यहाँ पे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। उसके बाद 1909 के बाद आ रहा है 1990, ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है। जिस तरीके से उसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहा गया था, उसी तरीके से इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। किसको क्या कहा जाता है ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो वही यहां पर भी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके क्या हैं यहाँ पे? वायसराय।
यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नई नई चीजें आ रही, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट आपकी आ जाती है। अब देखो तरीका बदल रहा है ना काम करने का, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर आ जाएगा, डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस किस एक्ट में, तो 1990, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज बाइफरकेटेड इनटू द अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस लोअर हाउस देखिए यहाँ पे आ गया, पहले एक साथ ही काम चलता था। और मुस्लिम को दिया गया था 1909 में, यहाँ पे दे दिया जाता है सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस यानी अदर माइनॉरिटीज को भी यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, किसमें क्या क्या काम हुआ ये ध्यान में रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो ही आएगा ही। 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आपने देखा ना डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था, अब यहाँ पे डायरकी आपका क्या कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है इन द प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंसेस मतलब आज के समय का जो स्टेट हम लोग कहते हैं ना, जिसको स्टेट को प्रोविंस कहा जाता था, तो प्रोविंस पे आपको एबॉलिश कर दिया जाता है, सेंटर पे आपका डायरकी रहती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना किस एक्ट के अकॉर्डिंग एबॉलिश किया गया, ठीक है। बाइकैमरलिज्म की भी शुरुआत की जाती है किस एक्ट के द्वारा, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाइकैमरलिज्म मतलब दो दो संसद, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये आपके कहां कहां पे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी, ठीक है। पहले यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछ लिया जाता है आपका, किस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आरबीआई एक्ट 1934। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, आरबीआई एक्ट की बात की जाएगी, कभी कभी पूछते हैं आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्ट 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के किस अकॉर्डिंग, 1935। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर फाइनली आपका आ जाता है 1947 का एक्ट, ठीक है। 1947 एक्ट का क्या है, मेनली बात कर दिया जाता है कि भैया भारत को अब आजाद कर देंगे, कब, 15 अगस्त 1947 को, पार्टीशन भी कर देंगे, जो कभी यहाँ के लोग सोचे नहीं थे कि आज़ादी भी मिलेगी तो टुकड़ों में, मतलब जो हमारा पाकिस्तान है वो अलग हो जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में हो जाता ना ये पूरा जोन, ये वाला पोर्शन आप मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट पाकिस्तान बना देते हैं, वेस्ट पाकिस्तान, बाकी अपना इंडिया इधर हो जाता है, ठीक है। तो लाखों की संख्या में देखो आपका माइग्रेशन, लोग आते जाते एक दूसरे के तरफ, यहाँ पे वायलेंस होता बड़े लेवल पे, आप देखोगे अभी नई वेब सीरीज आई है, ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट, तो रियलिटी उसमें दिखाया गया है कि जिन्ना की ज़बरदस्ती जो पार्टीशन करवाया गया, तो गांधी जी तो यहाँ तक कि राजी हो गए, तो जिन्ना कोई प्रधानमंत्री बना दो जब उनकी इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, ठीक है। लेकिन वही है कि वो माने ही नहीं, उनको अलग ही चाहिए था, तो ये क्या कर ले, पता भी था इंसान को कि हम मरने वाले हैं, टीबी हो गया है, साल भर के नहीं है, साल भर के मेहमान है इंसान, देखो अपने आखिरी समय में सोचता है कि हम अच्छे से रहें, सबका साथ रहे, सबका विकास रहे, सबका आशीर्वाद रहे, लेकिन उस इंसान को पता है डॉक्टर ने बोल दिया भैया 1 साल के आप मेहमान हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बड़े बड़े दंगे 1946 में इतने बड़े दंगे कराए, उसके बाद वायलेंस पे वायलेंस, जहां देखो वहीं पे ही लोग आपस में कट मर रहे हैं। कम से कम आखिरी समय तो, अब कितना दिन रह भी लिए देखो प्रेसिडेंट बनने के बाद, लेकिन फादर ऑफ नेशन बनना था, क्या करोगे। चलो कोई बात नहीं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी देखिए जिम्मेदारियां थी, इतने नंबर ऑफ मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था, नो डाउट। कितना बड़ा रोल प्ले किया आपके आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। तो उन्होंने सबको यूनाइट किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन करवाया, तो फिर फाइनली हम आज़ाद हुए। और फिर वक्त आता है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की, ठीक है। अब तो हमें छोड़ के विदेश आपके ब्रिटिश वाले चले गए, कहते थे कि हम चले जाएंगे तो कैसे रहोगे, कैसे शासन करोगे, तो गांधी जी ने बोला कि आप हमें हमारे हालातों पे छोड़ दीजिए, हम सब सही कर लेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और देर सवेर उठेंगे धीरे धीरे। जवाहरलाल नेहरू भी कहे कि बस आप निकल जाइए, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है 1946 में, आपका आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। इसी के प्लान के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टैब्लिश होगी, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, किसके रिकमेंडेशन या किसके सजेशंस, किसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो स्टैब्लिश होती है। तो आंसर क्या होगा आपका, कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इन 1946। कब आया, मार्च 1946। कई सारी घटनाएं होती है ना आपके 1946 में, इसलिए भी महीने का भी नाम आ जाता है, आया 1946 के मार्च में, गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ नवंबर में, फिर उसके बाद दिसंबर में पहली असेंबली स्टार्ट होती है। तो कई सारे इवेंट्स होते हैं, दैट्स वाई आपको मंथ्स भी साथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखा जाए फॉर्मली बात किसने की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, तो वाज एमएन रॉय हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया इन 1934। ऐसा भी नहीं है कि 1934 में बोले, उसके पहले भी बहुत समय से लोग कहते आ रहे थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक 1893-94 में ही बोले थे भैया संविधान बनाने का वक्त आ गया है, बनाओ, आगे आजाद होने वाले, लेकिन कोई उतना सीरियसली लिया नहीं, करे अभी बाबूजी बहुत समय है, अभी तो हम शुरुआत की है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो गांधी जी ने भी 1920s के समय में बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफी जरूरी है, तो सब लोग बोले करे अभी बाबा जी बहुत समय बापू जी, ठीक है, अभी तो लड़ना भी ठीक से हम लोग शुरू नहीं किए, बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सीरियसली यहाँ पे बात किसी की सुन ली गई, सुभाष चंद्र बोस, उसके साथ एमएन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, नंबर ऑफ जो आईएनसी की सेशंस वगैरह हुआ करते थे तो उस पर चर्चा किया करते थे, तो फिर फाइनली यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया कि भैया हम इस पे बात होना जरूरी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपका क्या हो जाता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिश वाले भी व्यस्त हो जाते हैं, उनको भी लगने लगता है कि भैया अब अपना घर नहीं संभाला जा रहा है, दूसरे के यहाँ क्या करेंगे, तो भी मन बना लेते हैं, धीरे धीरे सिलसिला शुरू होता है। फिर उसके बाद वहाँ यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली भेज दी जाती है, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है, उसमें सारी बातें होती हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टैब्लिश कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। तो मिशन आता है, उसको हेड करते हैं पैथिक लॉरेंस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, द मिशन वॉज हेडेड बाई पैथिक लॉरेंस, उसके साथ दो व्यक्तित्व और आए हुए हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रेसिडेंट कौन था या हेड किसके द्वारा किया गया कैबिनेट मिशन प्लान को, अदर्स टू मेंबर्स कौन थे, उनका भी नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएंगे ना आउट ऑफ दिस कितने कौन नहीं था इनमें से, तो एलिमिनेट आप कर सको, नाम रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार देख लोगे एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी रहेगी मेंबर्स की, तो बता दिया गया है आपका, देखिए कैबिनेट मिशन प्लान में सब लिखा हुआ है, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान में सारी बातें हैं। 389 मेंबर्स रहेंगे, 296 मेंबर्स रहेंगे ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया से मतलब कि जो डायरेक्ट कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश इंडिया, दो देखा जाए दो क्षेत्रों में बटा था ना, एक तो था ऐसे स्टेट्स जो डायरेक्ट कंट्रोल में हो ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, जैसे अवध हो गया, झांसी हो गया, ठीक है, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, ये सब डायरेक्ट कंट्रोल अंडर ब्रिटिश रूल थे, ठीक है। बाकी प्रिंसली स्टेट, राजा रजवाड़ा पार्सली कंट्रोल में थे, राजा जी के साथ मिलकर अपना चल रहा है, ठीक है, बातचीत हो रहा, घर की तरह बैठ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जैसे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो आराम से बैठ के खेल देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप फिल्मों वगैरह में देखे होंगे ना। तो उनसे क्या रहता था कि आप अपना रेवेन्यू दे दीजिए, सारा कलेक्शन, फिर उसके बाद आप आराम से राजा बन के रहिए। तो ये लोग क्या करते थे, राजा वगैरह जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स भेजा करते, ठीक है। तो कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स जाएंगे, कुछ डायरेक्टली कंट्रोल जो स्टेट्स होंगे वहां से चुने हुए मेंबर्स आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे देखा जाए तो तीन कैटेगरी में बांटा गया था, सारे मेंबर्स जो थे ना तीन कैटेगरी में बांटे गए थे, एक मुस्लिम, एक सिख, बाकी जो बचे वो किस कैटेगरी में रहेंगे, जनरल की कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। और जो मेंबर्स आ रहे हैं वो 389 मेंबर्स आ रहे हैं, एक मेंबर्स भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी 1 मिलियन पीपल पे रहेगी, ये भी एक फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को की तरफ जो आपका बन सकता है, ठीक है। तो जो मेंबर्स वगैरह आए थे ना, तो उसके पहले 1946 में चुनाव वगैरह हुए थे, ठीक है, उसी के आधार पे ही सबको भेजा गया था मेंबर्स को सेलेक्ट करके, ठीक है। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है आपके एग्जाम में, किस दिन फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन किस दिन, 9th ऑफ दिसंबर 1946 को। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले दिन 211 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था असेंबली को, ठीक है, मुस्लिम लीग ने पहले दिन ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट मीटिंग हुई 9th ऑफ दिसंबर 1946, हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फिर बन गया, ठीक है, क्योंकि पहला दिन था, ठीक है, अब अभी हम अपना परमानेंट मेंबर चुनना नहीं था, तो उसी जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे तो उसी में से हम सबसे जो सीनियर मोस्ट रिस्पेक्टेबल जो इंसान थे वो सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये जो प्रथा है ये फ्रेंच प्रैक्टिस, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, ये किस प्रैक्टिस के आधार पे हम चुन लिए, ऐसा थोड़ी ना उठा लिए दादाजी आइए, ठीक है, डायरेक्ट नहीं उठाए, फ्रेंच प्रैक्टिस जो मोस्ट सीनियर इंटेलेक्चुअल बेहतरीन जो किसकी बात हम माने, पता चला कि ऐसे इंसान आगे हल्ला गुल्ला मचाए हुए हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो हमने सुना कि सच्चिदानंद सिन्हा की सब बात मानेंगे, वो काफ़ी सीनियर मोस्ट है, बेहतर है, इनको रख लेते हैं। इनसे हम लोग ने कहा कि दादाजी आज संभाल लीजिए, उसके बाद हम अपना परमानेंट चुन लेंगे, ठीक है आज की बात है कोई बात नहीं। तो फर्स्ट मीटिंग हुई 9th ऑफ दिसंबर को, उस दिन आपके टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। फिर फाइनली एक दिन छुट्टी लेके यानी 11th ऑफ दिसंबर को जब हम लोग सब इकट्ठा हुए तो हमने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया, वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट, एस.सी. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एक ही वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुना गया, दो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, अंदर की बात बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा। दूसरे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे,
वीटी कृष्णामाचारी नाम याद रखिएगा, ठीक है। वीटी कृष्णामाचारी, एस सी मुखर्जी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट चुने गए, ठीक है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पद है। बीएन राव, बीएन राव को क्या चुना गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में चुना गया। भाई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होना काफी जरूरी है। ये सब फुल फॉर्म वगैरह हैं, अभी आप देखोगे टीटी कृष्णामाचारी आपको मिलेंगे कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो मेन देखा जाए कमेटीज में से एक थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें ही आपको मिलने वाले हैं। बीएन राव के बारे में सारी जानकारी है, उसके साथ साथ आपके टीटी कृष्णामाचारी, बीटी कृष्णामाचारी, इन सब के बारे में आप जान सकते हैं। खैर उतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट है जानने के लिए तो जान सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है बच्चों 13 दिसंबर की। 11 दिसंबर के बाद फिर सब इकट्ठा होते हैं 13 दिसंबर को, और उस दिन बहुत बड़ा धमाका होता है। किसके द्वारा किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्यों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये, क्योंकि इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किसके लिए इसमें बातें की जाएंगी, सॉवरेनिटी की बात होगी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी, हर चीज की बात होने वाली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। देश के हर एक तबके के लिए बात होने वाली है, कोई भी अनभिज्ञ नहीं रहा है, सब सताए हुए हो, सबके लिए इसमें बात की जाएगी, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे लेखा जोखा रख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इतना ज्यादा पसंद आता है लोगों को कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एकदम खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ भैया हम इसको मानेंगे, लेकिन इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 22 जनवरी 1947। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर को क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया बाय द जवाहरलाल नेहरू। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बन के आ जाता है कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है या जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, आगे चल के क्या बन जाता है, ये जानने की कोशिश करना होगा आपको। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मॉडिफाई वगैरह करके अपने संविधान का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बनता है, प्रियम्बल बन जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, ठीक है। यही कहा जाता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा इसमें किसको कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 या प्रियम्बल या फिर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को भी तो आत्मा कह सकते हैं क्योंकि आपका पूरा जीवन है, ठीक है। बोलने की आजादी आपको खत्म कर ले तो आप मरे हुए हो, ठीक है। तो इसलिए 4 ऑप्शंस आएंगे, तो आप किसको बोलोगे, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने देख लिया इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। नो डाउट बड़ा काम तो कर ही रहा है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ साथ भी तो और भी तो काम है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि किसी और से फोन करके पूछेगा कि भाई साहब एक अपना फ्लैग रखना था, क्या रख लें, ये चौराहे पर से 4 लोग बैठे हुए हैं चाय की दुकान पे चर्चा कर रहे हैं उनसे पूछोगे, ऐसा तो है नहीं। छोटे मोटे फंक्शंस भी होंगे, तो मेजर फंक्शंस भी थे, माइनर फंक्शन भी थे। तो मेजर फंक्शन तो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो ही रहा है, उसके साथ साथ नेशनल फ्लैग हमारा क्या होगा, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये सब क्या होगा, ये भी उसी को ही डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। फिर उसके साथ नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे देखिए बड़ा थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा काम करके गए वो लोग, ठीक है। एक ही दिन 3 काम हो रहे हैं, ठीक है। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को। तो ध्यान में रखिए 3 काम अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो रटाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी उसका भी डेट अलग ही है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए नेशनल सॉन्ग आपका क्या है, ठीक है। सुजलाम सुफलाम मलयम सीतलाम, ये सब सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पढ़ लीजिए कभी अब आप सब कहोगे सर साफ साफ दिख नहीं रहा, खैर इतना जानने की जरूरत ही नहीं है। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, वंदे मातरम, किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कहां से उठा के कॉपी पेस्ट मारे हैं ना जैसे हम लोग मारते रहते हैं हर चीजों का, तो ये इनके आनंद मठ का नॉवल था, ठीक है, उसमें से लिया गया है। वो भी एकदम आनंद मठ में नहीं था, इन्होंने अलग से कविता लिखी थी, अपनी पोएम लिखी थी, उसको आनंद मठ में रख दिए थे 1878 पे, ठीक है। ये सब आप ध्यान में रखिए, खैर इतना ज्यादा डीप में आपसे नहीं जाएंगे, बस इतना कौन कब क्या लिखा है। फिर उसके बाद आपका नेशनल एंथम हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। कितना गाने में टाइम लगता है टोटल नेशनल एंथम को, 52 सेकंड्स, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी पता है कि रट लिए हो 52 सेकंड गा के, जरा बताना बेटा फर्स्ट एंड लास्ट संज्ञा गाने में कितना लगता है, 20 सेकंड, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हु वाज द डिजाइनर, पिंगली बंकैया, रेशियो ऑफ द फ्लैग 3:2, ठीक है। कलर वगैरह किस चीज को क्या कहा जा रहा था, ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हम लोग ने देखा है कि मेल ही मेल की बातें होती रहती हैं, क्या फीमेल भी थी, विमेंस भी थी इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? जी हाँ, 1 2 नहीं पूरे 15 थी। और जब फाइनल देखा जाए तो पार्टीशन वगैरह हो गया
तो इस जोन से भी तो कुछ लोग आई रही होंगी, तो घट के फिर फाइनली 9 हो जाती हैं आफ्टर द पार्टीशन। ठीक है, सरोजिनी नायडू वगैरह के बारे में आपने सुना है, सब मेंबर हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट कमिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर ऑफ कमिटीज थे, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो अलग अलग जिम्मेदारियां देनी होंगी लोगों को, कमिटीज बनानी होंगी और उसके हेड भी बनाना होगा, चेयरमैन भी बनाना होगा। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कमिटीज, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो यहाँ पे यूनियन से रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसके हेड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू अपने पास ही सारा पद रख लिए थे। ठीक है, प्रोविंशियल का आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा सरदार पटेल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई पूछा या ना जाए तो ये जरूर पूछा जाएगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो नो वन एंड ओनली बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बाकी वैसे देखा जाए तो 8-10 ही आपकी मेजर कमेटीज थी, माइनर कमेटीज 12-13 थी। तो यहाँ पे 1, 2 ही 3 आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा जो पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और क्या आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी पता है ही आपको, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ये पूछ लिया जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन। हु वाज द चेयरमैन? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बाकी दीज आर द मेंबर्स, इनका भी नाम जानना जरूरी है। कहोगे सर हम याद नहीं कर पाएंगे, रट नहीं पाएंगे, तो भी आपसे एक एक करके नाम नहीं पूछा जाएगा, बेटा जरा जरा बताना। ठीक है, एलिमिनेट करने को आपसे आ सकता, पूछा जा सकता। आउट ऑफ दीज जो मेंबर्स नहीं थे, आउट ऑफ दीज जो मेंबर्स थे, तो जाने रहोगे तभी तो निकाल पाओगे। ठीक है, तो नाम इनका हम पढ़ लेते हैं, कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नाम है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो जब आपके सामने आएंगे ना ऑप्शन वगैरह, तो उसमें से आप क्या कर लोगे, एलिमिनेट कर लोगे, आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है आपके सामने मेंबर्स जो अभी आपने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी देखा जाए तो उसकी को ड्राफ्ट बनाना है, तो आपके जो हेड थे, चेयरमैन थे, कौन? आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने दुनिया भर के संविधान को पढ़ा, 60 से देश, मोर देन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा, और जो उसमें से क्रक्स निकाले, फिल्टर करके इंपॉर्टेंट चीजें वो अपने संविधान में रखा। और इतना इनको विश्वास था अपने संविधान पे, साफ साफ बोल दिए थे कि अगर कोई संविधान के ऊपर उंगली उठाया तो संविधान गलत नहीं, संविधान को उंगली उठाने वाला गलत है। ठीक है, अगर इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने वाले लोग अच्छे रहे तो संविधान सोना है, नहीं तो फिर माटी है। ठीक है, तो सोचिए। तो नंबर ऑफ डिस्कशंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला ड्राफ्ट पेश किया गया इन द ईयर 1948, फरवरी में पब्लिश किया गया, उस पर चर्चा हुई, उसमें जो कमियां थी उसमें अमेंडमेंट के बारे में बातें हुई, लंबा डिस्कशन चलता था। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि बंद कमरे में बना लिए कॉन्स्टिट्यूशन और उसको पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेशंस हुआ करते, जैसे आज के समय कॉन्स्टिट्यूशन में आप पार्लियामेंट में आप देखते होंगे डिस्कशन वगैरह होते रहते ना, तो डिस्कशन हुआ करता था कई के दिन, न्यूज़पेपर में खबरें छपती थी, आज इस पे बहस हुई, आज इस पे चर्चा हुई। ठीक है, फिर उसके बारे में रेफरेंडम भी आपस में करा लिया करते थे कि सही है क्या गलत। तो इसीलिए हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक जीवित संविधान है। ठीक है, रेफरेंस सबके लिए यहाँ पे बातें की गई हैं, ऐसा नहीं है कोई कह दे कि हमारे बारे में तो कुछ है ही नहीं संविधान में। ठीक है, सबके बारे में, बस अगर सही तरीके से सारी चीजें लागू हो जाए तो बेहतर ही है। ठीक है, तो ये आपका ड्राफ्टिंग से हुआ, फिर फाइनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। और क्वेश्चन जो बन जाता है, टोटल समय कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। इसको अच्छे से रट भी लेना, क्योंकि चारों ऑप्शंस भी आपके एकदम सिमिलर आएंगे। 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 10 महीना 12 दिन। ठीक है, इस तरीके से आप कहोगे 2 साल वाला होगा वही मार देंगे, तो सब 2 साल वाला ही होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट करके जाना। टोटल 11 सेशंस होते हैं, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगते हैं, और 64 लाख रुपए का सिर्फ खर्चा आता है। आज संविधान अगर बनना शुरू हो जाए तो पहले दिन का खर्चा 64 लाख आएगा, ये गारंटी लिख दीजिए पहले दिन का। बाकी जब खत्म हो जाएगा ना तो 64,000 करोड़ खर्चा आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। ठीक है, देखिए कितना ईमानदारी था, नो डाउट उस समय पैसे की उतनी वैल्यू भी नहीं थी। ठीक है, वो दूसरी बात है, लेकिन आज के वैल्यू के हिसाब से भी करेंगे तो यहाँ के हिसाब से बहुत ज्यादा। फिर फाइनली ड्राफ्ट आपका सौंप दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो प्रेसिडेंट हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इनको फाइनल ड्राफ्ट सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमने इतना बड़ा काम किया है, अब आप संभालिए। कब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा फाइनल ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया जाता है? 26 नवंबर 1949 द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 8 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स, पार्ट्स और आपके आर्टिकल्स थे, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ये भी इसी तरीके 2 साल 11 महीने 18 दिन की तरह ये भी इस तरीके से आपके देंगे। ठीक है, अब तो धीरे धीरे चीजें बदल गई हैं। अब प्रेजेंट में देखिए 8 की जगह 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, 22 की जगह आपके 25 पार्ट्स हो गए हैं। ये भी आपका लगभग
देखा जाए तो 500 के करीब पहुंच रहा है, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, आर्टिकल्स ऐड ऑन होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल हो गया। फिर उसके बाद इतना महान, इतना बड़ा संविधान, अब दुनिया में कितनी भी अच्छी चीज हो, कितने भी अच्छे आप इंसान हो, क्रिटिक्स तो होंगे ही आपके आसपास, ठीक है। भगवान को भी देखिए सवाल उठाया गया है, तो यहाँ पे तो इंसानों के द्वारा काम किया गया था, तो इनके ऊपर भी सवाल उठाए गए, संविधान के ऊपर भी। अरे ये तो सब हिंदुओं का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, उन्हीं हिंदुओं की पार्टी थी, उन्होंने ही बनाया, मुस्लिमों या अदर्स माइनॉरिटीज के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। या इसको कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ वही ना अभी बताए, वन पार्टी बॉडी इन वन पार्टी कंट्री, क्योंकि मेजोरिटी के किसके लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कहा गया कि एक ही पार्टी का संविधान है, ठीक है। तो इस तरीके से, और क्या यहां पे इल्जाम लगा दिया गया, क्रिएट ये इट वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल्सो हेल्ड इट्स सेशन विद द गवर्नमेंट परमिशन, यानी सरकार ही, गवर्नमेंट, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ही तो चल रही है अभी ना, 1950 तक तो समझ लीजिए आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही हुआ करते थे। फिर 1947 से पहले आपकी 1946 में स्टैब्लिश हुआ था ना, तो 1946 में देखा जाए तो भाई ब्रिटिश ही है, तो वही परमिशन लेके लोग असेंबली में जा रहे हैं, उनके हिसाब से काम हुआ जा रहा है, मतलब अपने हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे वही लोग अपना सवाल उठा रहे हैं कि सब कुछ तो ब्रिटिश वाले के हिसाब से ही हो रहा है, कहने के लिए है ऐसा, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे उठे, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा बाबा साहब को, उन्होंने कहा भैया ठीक है, जिसको जो कहना कहो, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आपके सामने बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ, सिंपल, सारे क्वेश्चन आप खटाखट के इतना पढ़ लिए ना, एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा ही नहीं जो आप करना ले जाओ, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी हैड टू डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट एंड लॉयर्स अलोंग विद द चेयरमैन बी आर अम्बेडकर, भी हिसाब से बोले था आएगा जरूर, तो देखिए आप एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है, कौन नहीं थे इसमें से, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से यहाँ पे हो जाएंगे और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन 9th of December 1946 was presided by whom as its interim president, interim president मतलब वही टेम्परेरी प्रेसिडेंट, who was सचिदानंद सिन्हा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ वगैरह आपको दे दूंगा। फादर ऑफ, देखिए साफ साफ आ गया, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सब आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही बताओगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद व्हिच वर्ड्स, क्या है, किससे शुरुआत है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सोवेरेन स्टेट, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। तो सारी बातें लिखा है आपके प्रीएम्बल में, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा, दिस इज द प्रीएम्बल, ओहो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही ना, देखिए यहीं से शुरुआत है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, ठीक है। सारे टर्म्स का मतलब भी आपको जानना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस काम की चीज, ठीक है। तो ये सब हम लोग ने पढ़ ही लिया है कि अपना जो प्रीएम्बल था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, फाइनली संविधान हमारा लागू हुआ था, अभी ध्यान में रखना है, केम इनटू फोर्स, संविधान अपना का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको आप क्या मनाते हो, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हो। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए हम, तो इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है, ये आप नहीं कह सकते कि सर ऊपर आपका इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्रीएम्बल हो गया। प्रीएम्बल वही आपको बताए थे ना, प्रीएम्बल बनने से पहले क्या हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को फाइनली देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पेश किया था, तो यही सारी बातें लिखी थी, अपना संविधान कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फाइनली सबको, यहाँ पे देखिए सबको अपने एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन एंड एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट सोवेरेन रिपब्लिक नेशन होगा, सारी बातें उन्होंने की, और यही फाइनली आपका जाके क्या बना था, प्रीएम्बल बना था, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल है अपना देखा जाए तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स आर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड एडॉप्टेशन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी सारी जो पावर वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कौन है, खुद लोग वहां, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया आर रिवील्ड टू द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। असली पावर जो है, असली सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है, लोगों के हाथों में ही तो है, ठीक है। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नेचर क्या है, पता नहीं कि आपका नेचर कैसा है, तो ही है कि हम सोवेरेन है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है। सोवेरेन मतलब कि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता,
बहुत हुआ लोगों का शासन, बहुत हुआ लोगों के हिसाब से चलना, अब हम अपने हिसाब से चलेंगे और कोई हमारे एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सोशलिस्ट हैं हम, रिपब्लिक भी हैं। अब आपका हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक मींस व्हाट, सिंपल शब्दों में हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, इलेक्टेड हमारे यहाँ, ये मैटर नहीं करता डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। राष्ट्रपति हैं, मोनार्कल बेसिस पे हम हैं नहीं, ठीक है। सेकुलर भी है, धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को हम ऊपर नीचे नहीं मानते, सबका अपना बराबर है, चाहे अल्लाह की पूजा कीजिए चाहे ईश्वर की पूजा कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक नेशन, तो ये हो गया हमारा नेचर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जस्टिस मिले सबको, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की भावना हो सब में, ठीक है। कोई कितना भी तोड़ना चाहे या बिल्कुल भी ना टूटे, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसको बना के रखना है, ठीक है। फिर फाइनली अडॉप्टेशन डेट आपकी क्या है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये होगा कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए दिए हुए हैं, आपके प्रियम्बल में दिए हुए हैं, ठीक है। इनका मतलब भी एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले भैया सेकुलर का मतलब, तो बता दिए बस धर्मनिरपेक्ष, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट, सोवरेन का मतलब, तो बेसिक्स जो आपके वर्ड्स हैं तो इनका भी ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। तो एक एक लाइन में ही हम लोग जानेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। सोवरेन, सोवरेन मतलब इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट मैन, दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी and it is not a dominion or independent state of any other external powers। अब हम किसी के डोमिनियन स्टेटस यानी किसी के अंदर में नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हमारे अपने खुद के लेजिस्लेचर प्रोसीजर्स होंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, सब पूरा हमारा पूरा फंक्शन है और कोई इस पे बाहर का आदमी इंटरफेयर नहीं करेगा, हमारे हिसाब से करेगा। सोशलिस्ट नेचर भी हमारा होगा, ठीक है। यहां पे हम सबको साथ लेके चलेंगे, प्राइवेट को भी पब्लिक को भी, ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। फिर उसके साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपका आ जाएगा सेकुलर की, ऑल द रिलीजन इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। किसी भी तरीके से आपका जो भी भगवान है, अपने कॉन्साइंस के आधार पे आप उसको पूजिए, पूजा कीजिए, प्रोफेस कीजिए, प्रोपगेट कीजिए, कोई भी रोक टोक नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े, इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म, नेगेटिव सेकुलरिज्म का भी टर्म है ना, तो हम लोग यहां पे इसको फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हैज established a form of government that gets its authority from the will of the people expressed in an election। इलेक्शन में हम दिखा देंगे अपनी पावर, इसलिए आप हमारे लिए अच्छा काम कीजिए, ठीक है। आप अक्सर देखो ना, कोई कितना भी कहे बहुत हुआ मार, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार 400 पार, लेकिन अगर जनता आपसे खुश नहीं है तो 400 नहीं देगी। आपसे खुश है तो आप 300 का भी टारगेट चूज किए हो, इतना तो जनता कर देगी, 372 380 दे देगी, ठीक है। तो जनता के ऊपर है ना, तो यहां पे इलेक्शन जो वोट है उसके पास पावर है, डेमोक्रेटिक पावर है, ठीक है। तो ये यहां पे हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को भी रखा है। देखा जाए तो पहला जो जनरल इलेक्शन था जब 1951-52 में हुआ, तो दुनिया में भारत उन नामी देशों में से एक था जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम पे यानी मेल फीमेल दोनों को मौका दिया गया। सबने नेहरू जी को गालियां दी, सबने नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया, ताने मारा, तुमसे बेटा ना हो पाएगा। और 17% की आबादी, 17% लिटरेसी, 33 करोड़ 45 करोड़ लोग, सबको कैसे बताओगे, अवेयर कैसे करोगे, गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा, कैसे क्या करोगे, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, कहे ना करके दिखाऊंगा, और करके दिखाए, देखिए आपका सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो यहां पे हमने सभी को मौका दिया और पावर दिया, ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक मींस व्हाट, सिंपल शब्दों में हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। मोनार्कियल सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, चुनते हैं। चुनना इन द सेंस कि वहां पे देखोगे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है ना, उनका मेथड अलग होता है। आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले सब मिलकर करते हैं, ठीक है। लेकिन चुना तो जा रहा है ना, कोई राजा तो है नहीं, ठीक है। जस्टिस की बात यहाँ पे होगी, आपको हर तरीके की जस्टिस दी जाएगी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। समाज में आपको बराबर का स्थान दिया जाएगा, इकोनॉमिक जस्टिस दी जाएगी आपके स्किल के आधार पे, ठीक है। आपको जॉब दी जाएगी, पॉलिटिकल जस्टिस भी होगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो बाहुबली है जिसके पास बड़े बड़े इंडवर और फॉर्च्यूनर का काफिला निकलेगा वही जीतेगा, आप साइकिल पे रह के भी चुनाव लड़ सकते हो और जीत सकते हो, ठीक है। सारी बातें यहाँ पे संविधान में की गई हैं और इनका आपको पता, लिबर्टी, आजादी, ठीक है। प्रियम्बल प्रोवाइड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हर तरीके से आपको अपने एक्सप्रेशन को,
फील करने की पूरी आज़ादी है, अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है, अपना पूजा पाठ फेथ विश्वास सब कुछ, कोई भी आपको यहाँ पे परेशान नहीं करेगा। ग्राउंड लेवल पे अलग बात है कि आप कुछ ऐसा पोस्ट डाले आपको देशद्रोही साबित कर दिया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आज़ादी दी जा रही है। इक्वालिटी भाई साहब, इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और डिस्क्रिमिनेशंस। किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, ना तो धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना रेसेस के आधार पे, ना जेंडर के आधार पे, ना तो प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में हो तब भी आप इंडियन हैं, हमारे साथ के ही, चाहे आप साउथ के हो, नॉर्थ के हो, वेस्ट के हो, कहीं के भी हो, किसी भी तरीके से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है। फिर फाइनली फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भी बात भी होगी, ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी मींस द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, किसी भी तरीके का आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। नो डाउट हमेशा आपके अंदर जहर भरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको रहना है कि हम जब सदियों से साथ रहे हैं तो अब बिछड़ने की कोई बात ही नहीं है, या अब अंदर में दुर्भावना लाने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा क्या अब हो रहा है जो पहले नहीं हुआ करता था? इंसान तो सदियों से है, धर्म जाति सारी चीजें तो हमने बनाई, ठीक है, तो जब हमने बनाई तो हम ही खत्म कर सकते हैं अगर उसमें कमियां आ रही हैं। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, अगर आपको यूनिटी इंटीग्रिटी के साथ रहना, एक साथ रहना, क्योंकि आप बढ़ जाओगे तो फिर वही हुआ ना कि जब आप देखोगे अखंड भारत हुआ करता था एक समय, तो किसी की झांकने की हिम्मत नहीं होती थी अपने इंडिया पर, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के समय में। वही जब हटना कटना बटना शुरू हो गए सब, तो वही देखो बाहर के लोग मंगोलिया आक्रमण करना शुरू कर दिए, आपके मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हो गए। तो जब आप कमजोर साबित होगे, अपने आप को कमजोर दिखाओगे, तो फिर बाहर ही अटैक मारेगा। तो अगर यूनिटी इंटीग्रिटी ये सब बनी रहना चाहिए तो आपको एक साथ रहना होगा। बाहर वाले ध्यान देना शुरू कर देंगे, रे भैया आपस में ही लड़ रहे हो, ऐसा ना करो, ठीक है, तो बिल्कुल ये सब करने की जरूरत नहीं है, यही हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। कई सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी प्रियम्बल में भी, ठीक है, कुछ वर्ड्स देखिए आपके ऐड किए गए ना, पहले नहीं थे, ठीक है। तो अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग 3 नए वर्ड्स जोड़े गए, ठीक है, तो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कौन से, तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिएगा, एसएसआई, ठीक है, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, तो इसको ऐड किया गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्रियम्बल के बारे में। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस किस पार्ट में क्या क्या बातें की गई हैं। तो इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 1 से 4 कवर होता है पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 में किसकी बात की गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, ठीक है, पार्ट आपके जो 25 पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ दिया गया है, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है, अंडर पार्ट 1 में क्या है, अंडर पार्ट 2 में किसकी बात की गई है। तो पार्ट 1 में किसकी बात की गई, यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 2 में किसकी बात की गई है, सिटीजनशिप की। पार्ट 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स दिया गया है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कवर करता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 35, ठीक है, 12 to 35 अंडर द पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, 35 खत्म हुआ तो 36 शुरू हो जाएगा, 36 से लेके 51 तक, ठीक है। पार्ट 4A में क्या हुआ, आप देखिए पार्ट 4A मतलब ये बाद में ऐड किया गया, पहले नहीं था, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरुआत हुई तो हमारे यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कर्स थे तो उनको लगा कि भैया क्या जरूरत है ड्यूटीज को ऐड करना, खुद हम सताए हुए हैं तो लोगों को कर्तव्य बताने की क्या जरूरत है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है देश में लोगों की सम्मान करना, देश के फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान करना, उनके इंस्पिरेशन को फॉलो करना, उनसे इंस्पायर होना, झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रगान बज रहा है तो खड़े हो जाना, ठीक है, ये सब तो हमें बताना नहीं है, होता नहीं है, जो आप दर्द तकलीफ समझे हैं तो किसी की दर्द तकलीफ समझेंगे, सामने वाला पड़ा है सड़क पे वीडियो बनाना, ये सब आपसे उम्मीद की जाती है, बिल्कुल नहीं। तो वही यहाँ पे इसको बोले कि क्यों ऐड करें, वैसे और बल्कि हो जाएगा, इतना बड़ा संविधान है, इसको नहीं रखा गया। लेकिन जब देखा गया कि लोग अपने ड्यूटीज को ही नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कहा गया भैया इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही लोग बदमाशी करेंगे, तो इसको पार्ट 4A में रखा गया अंडर आर्टिकल 51A, जहां पे खत्म हुआ ना उसको ए बना के उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 5 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 52 से लेके 51 तक की बात की गई है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात हुई है, पार्लियामेंट के बारे में बात हुई है, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, जो भी आपके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है, पूरा यूनियन लेवल पे है। पार्ट 6 में आपका स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ 2 तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। पार्ट
7 को खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे पार्ट 8 आ जाता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बातें हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नहीं है। आर्टिकल 239 का हमेशा देखिए, जब गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट आपकी यूनियन टेरिटरीज दिल्ली वाले अक्सर भिड़ते रहते हैं, तो उसी का ही हवाला दिया जाता है, भैया इसमें ये कहा गया, इसके अकॉर्डिंग ये होगा। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी बात है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, रूरल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रधानी ग्राम के प्रधान जो खड़े होते हैं ना, ये सब काम धाम इनका इसी में है सब, पार्ट 9 में आपका, जो कि आर्टिकल कवर करता है 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है। पार्ट 9 ए में म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ पे रूरल गवर्नमेंट है तो यहाँ पे अर्बन गवर्नमेंट है, जो निगम पार्षद वगैरह जो आपके शहरों में चुनाव होता है। पार्ट 9 ए ध्यान में रखिएगा। पार्ट 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की गई है। पार्ट 11 में बात की गई है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 12 में किसकी बात की गई? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 13 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 14 यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बात की गई है रिगार्डिंग सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, यूपीएससी पीएससी वगैरह की सारी बातें की गई हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पार्ट 14 अंडर आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक की बात की गई। पार्ट 14 ए में ट्रिब्यूनल्स, कैट वगैरह है ना, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं। पार्ट 15 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार इलेक्शन वगैरह भी आपका हुआ था ना, तो पार्ट 15 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्शन की बातें की गई है अंडर आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक, ठीक है। पार्ट 16 उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर सब रट लें क्या। ऑफिशियल लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए पार्ट कम पूछते हैं आपसे, आर्टिकल वगैरह पूछ लेते कि आर्टिकल में आपकी लैंग्वेज की बातें हो रही हैं। इस बार करंट अफेयर में देखिए 5 आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस नई ऐड हो गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। स्टैटिक पार्ट बाकी पूछ लिया जाएगा, इस बार कितनी क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितनी हो गई, 11, पहले कितनी थी, 6 थी, अब कितनी हो गई, 5, तो अब बची कितनी, 11, ठीक है। तो पूरा ध्यान में रखिएगा कब कहाँ कितना था, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 इमरजेंसी आपकी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 किसमें है? पार्ट 19, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट्स हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी में डायरेक्ट इस बार पूछ लिया था, सिंपल, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में है, ठीक है, तो ऐसे कहीं पर भी पूछा जाता है, पार्ट 20 में, ठीक है। बाकी इधर भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिए। अब बारी आ जाती है सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या बारोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कौन कौन सी चीजें हमने कहाँ कहाँ से ली। तो 60-70 देशों के संविधान को जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़ा, तो जो जो अच्छी चीजें रही उसको अपने संविधान में हम लोगों ने रख लिया। तो शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम ले लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, ये पहले से चल ही रहा था, देखो पार्लियामेंट वगैरह यहाँ पे चल ही रहा था पहले से ही, सोचे वही रख लो यार, यहीं के लोग पे सारा काम शासन किया गया है वहां के लोगों द्वारा, तो सिस्टम अच्छा ही था, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, संविधान सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने रख लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को रखा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिटीजनशिप को भी हमने रख लिया, और सिटीजनशिप में हमने क्या रखा? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, क्या रखा? सिंगल सिटीजनशिप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डुअल सिटीजनशिप नहीं रखा, पहले देश की एक बार आप नागरिकता लीजिए, सिटीजनशिप लीजिए, फिर उसके बाद उस स्टेट की लीजिए, कहीं कहीं तो डिस्ट्रिक्ट की भी लीजिए। तो यहाँ पे हमने सिंगल रखा, ताकि आप कहीं पर भी जाओ, पढ़ो, लिखो, रहो, मौज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम को भी रखा। फिर उसके बाद रेट्स और बाई कैमरलिज्म, अभी बात किया ना, बाई कैमरलिज्म, देखो हर एक आपके कई सारे स्टेट्स में 2-2 संसद है, 2-2 आपके क्या है, हाउसेस हैं। फिर आयरलैंड से हमने क्या लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, तो आयरलैंड से ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। डीपीएसपी हमने कहां से लिया? आयरिश गवर्नमेंट, ठीक है, कहीं कहीं आपके एग्जाम में आयरिश भी लिखा रहेगा, जान जाना, नहीं पता चलो सर आयरलैंड बताए थे, आयरिश लिखा था, दोनों एक ही है, ठीक है। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड वाले भी कहीं से लिए थे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद ही बनाया था, हमने इनसे ले लिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग भी कहां से उड़ाए थे, कॉपी पेस्ट मारे, आपके स्पेन से, ठीक है, स्पेन से इन्होंने लिया था। कभी कभी ही पूछ लेते हैं कि उनको पता है एग्जामिनर को, ये रट लिए होगे पूरा कि डीपीएसपी आयरलैंड से है, तो बताओ भैया आयरलैंड वाले कहाँ से लिए थे? तो स्पेन से, ठीक है। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है देखा जाए तो उसमें ना वोटों का, हर एक एमपीज का एक वोट की वैल्यू होती है, तो वो कैलकुलेट किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ द एमपीज, टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो इस तरीके से फार्मूला वगैरह बनता है। तो वो मेथड, तो मेथड को हम लोगों ने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंबर्स
नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 250। ठीक है, तो 250 में कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं। तो नॉमिनेटेड आपके कितने होते हैं? 238 आपके इलेक्टेड हो गए, तो बचे कितने? 12। ठीक है, 12 नॉमिनेटेड, दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाएगा। तो इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जा रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन के जवाब आप दे सकते हो आसानी से। ठीक है, यूएस से हमने क्या क्या लिया है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी देखिए इंपीचमेंट की बात हो रही है, धनखड़ साहब जाने की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमने कहां से लिया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे, ये भी हमने यूएस से लिया। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को कैसे हटाया जाए। ठीक है, कोई भगवान तो है नहीं, जो अच्छा काम करेगा संविधान का अकॉर्डिंग करेगा वो रहेगा, नहीं तो फिर जाए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया? यूएस से लिया। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया? यूएस से लिया। क्या जुडिशियल रिव्यू? कोई ऐसा कानून बना दे, आपके पास मेजॉरिटी है, 400-500 सीटें आप जीत गए हो, तो आप तो ही रहेगा ना, जो चाहे हम बनाएं, सब पे ताली बजा के रूल पास कर ले, ऐसा नहीं है। अगर वो जनता के हित में नहीं है, जनता के खिलाफ है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगा, ना बेटा अपने मन से ना काम करो, या तो इसको वापस ले लो, या तो सुधार कर लो, या तो खत्म कर दो। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलग रखो, नहीं तो पता चला एग्जीक्यूटिव का फोन आ गया, लेजिस्लेचर वालों का फोन आ गया कि भैया हमारा काम है, कर देना, हमारा आदमी है, छोड़ देना। ठीक है, तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंसी दी गई। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमने पहले पढ़ा, तो प्रियम्बल का भी कॉन्सेप्ट कहाँ का है? यूएस का है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। यूएस से हमने क्या क्या लिया? कनाडा से हमने लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, फिजिक्स नहीं है आपका, क्वालिटी है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। फेडरलिज्म तो है हमारे यहाँ, पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स है। सेंटर का अपना अलग काम, स्टेट का अपना अलग काम, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सेंटर कुछ चीजों में मोर पावरफुल देन स्टेट्स होगा। तो सर बताइए, एग्जांपल दीजिए। इमरजेंसी, इमरजेंसी जब लग जाती है तो स्टेट की पावर खत्म, फंडामेंटल राइट्स भी आपके खत्म, एक दो फंडामेंटल राइट छोड़ के सब खत्म। ठीक है, तो वहां पे सारी पावर आ जाएगी सेंटर के पास। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, यूपीएससी रिक्रूटमेंट जो होती हैं, रिक्रूटमेंट्स कौन करता है? यूपीएससी करता है। यूपीएससी किसके पास है? सेंटर के पास है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? स्टेट में, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो आईएएस होते हैं वो डीएम हो गए, फिर आईपीएस, एसपी हो गए, वो सब कहाँ काम करेंगे? एक डिस्ट्रिक्ट में तो काम करते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। काम कहाँ कर रहे हैं? स्टेट में कर रहे हैं, तो स्टेट वालों को करना चाहिए, लेकिन पावर किसके पास है? सेंटर के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर भी क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट। ठीक, प्रोविंशियल स्टेट आपका। ठीक है, तो स्टेट का हेड है आपका गवर्नर, स्टेट के लिए काम कर रहा है, तो स्टेट को करने दो, लेकिन वहां पर भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंटर करेगा। तो ये सब क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, जहां पे सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। रेसिडुअरी पावर्स भी होती हैं सेंटर के पास, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सबकी अपनी अपनी लिस्ट बनी हुई है, और सब पे अपने अपने मुद्दों पे, अपने अपने सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे, उस पर कानून बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो उस पर कौन बनाएगा? जो लिस्ट में नहीं है। जैसे मान लीजिए एआई का समय चल रहा है, इनोवेशन टेक्नोलॉजीज कुछ आ गई, वो उसमें मेंशन ही नहीं है, तो उस पर कौन बनाएगा? वो सेंटर बनाएगा। ठीक है, उसमें मारामारी नहीं होगी, भैया हम बनाएंगे। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये भी कनाडा से लिया गया, ये भी आपका कनाडा से लिया गया। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सलाह वगैरह देने की भी पावर है, फंक्शन है, तो वो भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी कॉन्करेंट लिस्ट की बात चल रही थी ना, जिसपे दोनों मिलकर काम करेंगे, तो वो आप कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। आर्टिकल 108 में क्या बात की गई है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, यानी आपका लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं आपस में क्या कर सकते हैं? वो लोग ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं कब करेंगे? जब कोई जरूरी काम हो, तो दोनों हाउसेस को बुलाया जाता है, आओ भैया किसी जरूरी काम है, एक साथ दोनों को फोन लगाया जाएगा। फोन लगाएगा कौन? ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। और जब सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको लीड कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा? दोनों क्वेश्चन है, और आप कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, और यही पूछा जाता है। जहां पे आप कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, वहीं पे तो प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो फोन कौन लगाएगा कि आपको आना है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट बुलाएंगे, उनकी बात तो मानना पड़ेगा ना सबको। ठीक है, तो फोन बुलाए, लगाए, प्रेसिडेंट लगाए, आ गए सब लोग। अब लीड कौन करेगा? आइए स्पीकर महोदय,
आप लीड कीजिए, ठीक है। पता चला क्या पता स्पीकर है, स्पीकर शांत रहो, तुम्हारी कहने पे नहीं आएंगे, हम कैसे आ जाए, हम राज्यसभा वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए वो शायद उनसे न फोन करवाया जाता हो। तो बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। और यहाँ पे लीड कौन करेगा, मतलब सब दोनों हाउसेज जब सिटिंग हो जाएंगे तो फिर आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए नहीं, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट। यूएसएसआर नाउ रसिया, 1991 के बाद आपका डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके पहले यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। तो यहां से हमने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ली, वही जो ड्यूटीज आपकी बाद में ऐड कर दी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल जो दिया गया है, ठीक है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। एंड नेक्स्ट, फ्रांस से हमने क्या लिया बच्चों? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट हमने लिया है फ्रांस से, ठीक है। तो फ्रांस से हमने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया, फ्रांस से रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया, उसका मतलब क्या है? रिपब्लिक मींस व्हाट? एक शब्दों में आपसे बोला जाए, एक सेंटेंस में बेटा जवाब दो, तो हेड ऑफ द स्टेट्स को क्या होगा? इलेक्टेड होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। यही आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका जवाब देंगे। एंड नाउ आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कहां से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। तो ये भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, जो 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो ये भी साफ साफ पूछ लेते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहां से हमने रखा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमने कवर किए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में। तो इसको हम एक वीडियो में रखते हैं, पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज और उसके साथ साथ डीपीएसपी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों। तो इसको हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे, बाकी ये आपका एक वीडियो में हो ही गया है। तो 2 पार्ट में हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस पूरा कवर कर लेंगे। यहीं से आपके 80-90% क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। मोस्टली देखा जाए तो यहीं से क्वेश्चन आते ही हैं, तो वही हम इसमें कवर करेंगे। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसके साथ साथ करंट अफेयर के भी वीडियोस आपके आ रहे हैं। तो एक कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जितना क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितना भी पूछा जाए हर एक एग्जाम में, जेड में, सीमेट में, सारे में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स में इनरोल कीजिए। पूरा प्लान आपके लिए रखा गया है। जब आप इनरोल्ड हो जाएंगे तो उसमें तो आपको हर महीने के करंट अफेयर, ऑनलाइनर, उसके साथ साथ हजारों क्वेश्चंस आपको दे देंगे। एक बार पढ़ लोगे तो फिर दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठो आप आसानी से क्रैक कर लोगे। तो फिर वही है, आपकी मेहनत तो रहना चाहिए, हमारा गाइडेंस आपके साथ है और आपको बेहतर जरूर बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।